अभी बंद किया? बाकी बच्चे प्लीज अपने कैमरास ऑन करो। आई हैव टू स्टार्ट। शहरबानो, निम्रा, मरियम, उस्मा, दानियाल, अपने कैमरास ऑन करो। ऑलराइट जी। दानियाल, वर यू प्रेजेंट इन लास्ट क्लास लास्ट वीक? अनम्यूट करो। नो सर। आप पहले मेरी क्लास में कभी आए हो? नो सर। दिस इज द फर्स्ट डे। यस सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में कहाँ से की है? बीएस की है? जी सर, बीएस बहुदिन कहाँ से? तकली। किस ईयर में? मेरा 2018 टू 22। ऑलराइट, अभी यानी अभी ग्रेजुएशन हुई है आपकी। सीजीपीए क्या जी बना है? सर, अभी मैंने फाइनल्स का एग्जाम देना है। सिर्फ फाइनल्स रहते हैं लास्ट सेमेस्टर। ऑलराइट, ठीक है। और व्हाई डिड यू गो इनटू जर्नलिज्म? वाज इट योर ओन चॉइस और डिड समबडी impose it on you? सर जर्नलिज्म में मेरा पैशन है। आई वांट टू That is इंटरव्यू nice. पाकिस्तान ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। अच्छा, चलो, दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो अगर उसमें पैशन है तो फिर सीएसएस में क्या कर रहे हो? Sir, I have watched the bureaucrats while covering them in media. I have watched their protocols and I was impressed from them. So अब I देखो, decided, प्रोटोकॉल से इम्प्रेस हो गए हो तो कल तो अफसर को तो नहीं कहेंगे ना कि किसी पॉलिटिकल लीडर का इंटरव्यू करो। अफसर बनोगे तो जर्नलिस्ट नहीं रहोगे, जर्नलिस्ट बनना है तो फिर अफसर क्यों बनना है?
क्लियर नहीं है अभी हम, इसकी बस तरफ क्लियर थोड़ा नहीं है। घर वालों ने भी कहा। घर वालों ने क्या कहा? क्या कहा घर वालों ने? सर यही कि आपको करना चाहिए। घर वाले जहां कहेंगे वहां शादी भी कर लोगे? नहीं सर। अच्छा, वो नहीं करनी, बस ये उनके कहने पे ये छोटा मोटा काम कर लेते हैं, सीएसएस वगैरह कर लेते हैं, शादी शुदी नहीं करनी है हमने घर वालों के कहने पे। ठीक है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना मेरे बच्चे के। चलो, वेलकम टू द क्लास बेटा। अभी तक क्या आपका सीजीपीए आ रहा है वहां पे? जो 7 सेमेस्टर्स हुए हैं उनमें क्या सीजीपीए बना है? सर अगर एज अ होल बात करूँ तो 3.2 है, और अगर इंडिविजुअली पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 3.4 3.5 आ जाती है। ठीक है, और एग्रीगेट जो है वो क्यूमुलेटिव जो होता है वो सी लगा दो ना, तो फिर 3.2 है। 3.2 इज गुड, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे आपके? डॉक्टर शहजाद अली। अच्छा, ठीक। और राइट, लियाकत खान, आप ने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? नुदरत, तहसीन, मरियम, कुबरा, गौस, फैसल, फैसल चाइनीज। कुबरा, आप इंट्रोडक्शन करवा चुकी हो क्लास में? बेटा इसको अनम्यूट करोगी फिर बोलोगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले आपकी क्लास ले चुकी हूँ लेकिन इंट्रो नहीं हुआ। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर आई हैव डन मास्टर्स इन बॉटनी, कहाँ से किया है? मर्सन यूनिवर्सिटी से। इमर्सन से। मास्टर्स यानी एमएससी? बीएस। बीएस किया है, ठीक है। यस। और किस ईयर में किया है? 2021। अच्छा, और अगस्त में आप कंप्लीट हुआ था 21 में? जी सर, दिसंबर जनवरी में हो गया था तकरीबन। दिसंबर जनवरी 21 में कंप्लीट हो गया था। जी सर। नहीं सर, राइट, 22 की जनवरी में, 22 जनवरी। ओके, ठीक हो गया। तो आपका क्या सीजीपीए क्या बना था आपका? सर 3.75। 3.75। सब्जेक्ट कौन सा बताया आपने? सर बॉटनी। बॉटनी का। तो आपका पैशन था बॉटनी का? नो सर। अ, बगैर पैशन के 3.75 सीजीपीए ले गई हो? जी सर, बस एक दफा जहाँ इन्वॉल्व हो गए फिर उसको करना पड़ता है। तो आप किस वजह से गई हो बॉटनी? कोई ऐसी जगह तो, ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जहाँ पे बगैर पैशन के हम जा सकते हैं? सर मैंने एडमिशन भी अपना खुद नहीं करवाया था। अच्छा मेरा पुत्र, तो किसके कहने पे हुआ और क्यों गई हो? सर मेरे भाई गए थे एडमिशन करवाने और मैंने आईटी का उनको रेकमेंड किया था कि मेरे आईटी में करके आए, और वो आईटी में करने के बजाय बॉटनी में करके आ गए, और जब हो गया एडमिशन तो मुझे पढ़ना पड़ा। तो if you scored 3.75, तो you must have been a good student, you must have enjoyed it. जी सर, आई एंजॉयड इट। हाँ, you must have enjoyed it। तो कोई आपको नजर आता है कि वहां पे उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन, कोई करियर नहीं आप परस्यू कर सकती हो? आपके सर टीचर्स ने अभी कोई मैं, बताया? सर टीचर्स बस वो यही कहते थे कि आप सीएसएस करें। सीएसएस हाँ, का ही उन्होंने मुझे गाइड किया कि वो टीचिंग वो खुद कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि टीचिंग ना करें आप सीएसएस कर लें। तो ठीक है, उसके अलावा मैंने ये सोचा हुआ है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी मैं करूंगी इंशाल्लाह। चलो उसके कोई बाद मैं एक साइड एग्रीकल्चर पे। वाली फील्ड। अच्छा, ठीक है। चलो चलो, वेलकम टू द क्लास बेटा। थैंक यू सर। अच्छा जी, और कौन बच्चे हैं जी? लियाकत खान, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने बीकॉम किया है। कहाँ से किया है और किस ईयर में किया है? सर जी 21 में किया है सर। कॉमर्स कॉलेज है कहाँ सर, से? मुताज़ाबाद। कॉमर्स कॉलेज से।
और अभी 21 में किया है, क्या CGPA रहा है? सर ये कोरोना में क्लासेस थी, काफी नंबर इतने अच्छे नहीं है, 60+ हैं सर। बेटा किसी ने तो अच्छे मार्क्स लिए होंगे ना, परसेंटेज 60+ है सर। किसी ने तो क्लास में अच्छे मार्क्स लिए होंगे। यस सर, 70 to 80+ इसके अंदर ही तो नंबर आए। जिसका नाम ही लियाकत हो उसके क्यों नहीं आए 70-80 प्लस? ये तो नाम के साथ जस्टिस ना हुआ, जिसके नाम में लियाकत है उसके 70-80 प्लस क्यों नहीं आए? कोरोना तो हुआ सर था इंशाल्लाह आपको? आगे नहीं, कोरोना तो नहीं हुआ था, सारी क्लासेस नहीं हुई थी सर, 1 मंथ सारी क्लासेस हुई थी इसलिए। ठीक है, मुझे पता है। तो मैंने कहा मैं आपको खुद एक बहाना पकड़ा रहा हूँ कि आप कह दो कि सर मुझे कोरोना हुआ था इस वजह से नहीं मैं CGPA ले सका। अच्छा ये बताओ कि इससे पहले आपने FSC की थी, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग? सर इससे पहले भी यही कॉमर्स की फील्ड से हूँ मैं, आईकॉम अच्छा किया था। कॉमर्स, हाँ आईकॉम किया था आपने। और राइट, इंग्लिश में आपके आईकॉम में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? सर ये 70 के करीब नंबर थे सर। 70 के करीब कितने होते हैं? 70 के करीब तो 55 भी है। सर 68 67 नंबर ऐसे ही थे। अच्छा, आपके ख्याल में आप एरर फ्री, ग्रामेटिकल एरर के बगैर अंग्रेजी लिख सकते हो या कुछ एरर्स करते हो? सर ग्रामर थोड़ी वीक है, उस पे सर ये मैंने एकेडमी स्टार्ट की हुई है सर। ठीक है, सर वर्किंग हो रही है इस पे सर। बस ये ध्यान में रखें कि आपको एरर फ्री, ग्रामेटिकल एरर्स के बगैर लिखने की आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में सीरियसली compete करना चाहते हो। अगर आप सीरियसली compete करना चाहते हो, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ब्रेक नहीं होगी, मुसलसल टिक के बैठ के पढ़ना होगा 8-10 महीने के लिए। और उसके साथ आपका इंग्लिश का एक लेवल होगा जो जिसमें आप, बहुत ग्रैंड अंग्रेजी नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें ऐसी अंग्रेजी चाहिए जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना आप लोग करें। ठीक है, ओके चलो थैंक यू शाबाश, सर। म्यूट करो। अच्छा, ये बच्ची है Oppo Reno 4। जी सर, मैं समाविया खान। दोबारा बताओ नाम। सर समाविया खान। समाविया, समाविया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर BSIT, कहाँ से किया और किस ईयर में किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 12 to 16। अच्छा, और 16 के बाद जब तक 6 हो गए आप क्या कर रही हो? उसके बाद मैंने शादी है। के बाद ही MA पॉल साइंस किया ठीक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, और ठीक। अभी मेरा रिसेंट LLB में भी एडमिशन है, उसका पार्ट फर्स्ट क्लियर हो चुका है। उत्तर कोई और गिनेस बुक में नाम B.Ed तो किया। नहीं लिखवाना कि ये मैं कोई डिग्री बच नहीं गई? जितनी डिग्रीज मेरे सामने आई नहीं मैंने सर, सारी गिरा ली थी। नहीं सर, वो ये बात नहीं थी। वो असल में ये था कि मैं चाहती थी कि मैं CSS करूं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इन सब्जेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि मेरा IT था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पोल साइंस कर लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप इन सब्जेक्ट से टच हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है ना, मैंने पोल साइंस किया, तो इस वजह से सर वो CSS की वजह से किया था। और राइट, और पोल साइंस आपने कहाँ से किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। किस ईयर में? सर वो अभी रिसेंट किया है 2021 में। ठीक हो गया। तो चलो, अभी एज क्या है आपकी? सर इस टाइम मेरी अभी मैं एग्जैक्ट 27 हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 अटेम्प्ट्स आपके पास मौजूद हैं। ये वाली अटेम्प्ट तो आप नहीं दे रही ना, मई में 27 होगी। अच्छा जी, अभी मई में 27 हो जाएगी, कमिंग ठीक में है, नेक्स्ट मंथ, मतलब ठीक है। 2023 वाली अटेम्प्ट देनी है मैंने। ऑलराइट, ठीक हो गया। चलो चलो, वेलकम टू द क्लास बेटा। थैंक यू सर। म्यूट कर लें अपना माइक। कोई और बच्चा जिसका अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ वा? अस्सलाम वालेकुम नुदरत सर। इलाही। हाँ नुदरत, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। पहले ये बताओ, कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रही हो? सर ये कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा सर मेरा लैपटॉप का।
अच्छा, ये जानबूझ के टेक्निकल ऐसा लैपटॉप ढूंढा है कि जो जिसका कैमरा नो वर्क ना कर रहा सर, हो? टेक्निकल इश्यू है सर थोड़ा सा। अच्छा, चलो अपना इंट्रोडक्शन कराओ। क्वालिफिकेशन क्या है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, में क्या? HR सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया है। पुत्र बीबीए है या एमबीए है? नहीं सर, BBA। बीबीए किया है। कहाँ से और यस किस सर, ईयर में? एयर यूनिवर्सिटी से 2020 में। एयर यूनिवर्सिटी से किया। क्या यस सर, सीजीपीए क्या था? 2.6। वाह भाई वाह। और 20 से अब तक क्या कर रही हो? सर अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन CSS की। ठीक है। 20 में भी आप प्रिपरेशन करती रही हो? कहाँ से करती रही हो? Who has been guiding you? सर ने तब मैं अभी ज्वाइन किया मैंने एकेडमी, तब मैंने अभी स्टार्ट किया, अच्छा, तब मैं फ्री थी चलो सर। ठीक हो गया। चलो ठीक है, म्यूट कर लो बेटा। हरीमा, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम एन हैदर हरीम है। मैंने MBA HRM में किया है। अभी रिसेंटली के 2 जनवरी में लास्ट पेपर दिया है और लास्ट मंथ मैंने कॉम्प्रिहेंसिव अटेंड किया था। अच्छा, और कहाँ से किया है MBA? BZU। अच्छा, CGPA क्या रहा है आपका? 3.2। आप का कैमरा क्यों नहीं चल रहा? सर मैंने ऑफ किया हुआ है। क्या मैंने ऑफ किया है। क्यों किया है? मैं इतनी देर से रोए पिटे जा रहा हूँ कि कैमरे ऑन करो सारे, आप मुझे बता रही हो कि मैंने खुद ऑफ किया हुआ है। सर बस ऑन नहीं करना इसलिए ऑफ किया है। ऑन क्यों नहीं करना? सर ऐसे ही। मेरा बेटा, ये तो टीचर ने डिसाइड करना होता है कि स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन नो रखना है या ऑफ रखना है। सर ये स्टूडेंट्स ने सिचुएशन पे डिपेंड करती है ना। आप बेशक सर है लेकिन मैंने ऑन नहीं करना। अगर आपने पर्दे की वजह से ऑन नहीं करना तो आप पर्दा करके ऑन करोगी। आई रिस्पेक्ट, अगर आपने पर्दा करना है, अगर आपने सर सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, मैं ना बाहर बैठी हुई हूँ इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप लिख ओके के सर। मुझे अलग से लिख के रिक्वेस्ट करोगी, मैसेज करोगी, ये नहीं मुझे बताओगी कि मेरी मर्जी है और इसलिए मैं ऑन नहीं कर रही। ठीक है? ओके सर। आइंदा से अगर आपने ऑन नहीं करना तो यू विल रिक्वेस्ट मी अलग से मैसेज करके, और रीजन भी लिखोगी। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर मी कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मेरी अपनी सिचुएशन है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर मी। ठीक हो गया? चलो अब आप म्यूट कर सकती हो। अच्छा जी, कोई बच्चा जिसकी अभी तक इंट्रोडक्शन ना हुआ हो? जवाद जट, आप पहली दफा मेरी क्लास में आए हो? जी सर। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरी BSc डबल मैथ फिजिक्स है, कहाँ से की है? साइंस कॉलेज से। किस ईयर में? सर 2021 में। और ये एनुअल सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम था? एनुअल सिस्टम था सर। अच्छा, क्या रहा आपका फाइनल ग्रेड, क्या रहा? सर 438। 438 आउट ऑफ 800। ओके, ठीक है। और डबल मैथ फिजिक्स अपनी चॉइस से, अपने पैशन से किया आपने? जी सर। यू लाइक्ड मैथ्स? जी सर। इस वक्त सर मैथ पढ़ा भी रहा हूँ मैं कहाँ इस्लामिक पे? स्कूल में। इस्लामिक स्कूल में सर, इस्लामिक एडेड पब्लिक हाई स्कूल। अच्छा, आपने क्या बताया, किस ईयर में किया था आपने BSc? 21 में सर। 21 में किया था। ठीक है, तो ये जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल है? जी सर। ऑलराइट, चलो। CSS का जहन कैसे बना है? सर शुरू से ही करनी थी।
फिर अच्छा, मैंने सेट किया हुआ था कि सीएसएस करने सर। ऑलराइट, चलो ओके। फैसल अपना इंट्रोडक्शन कराओ। जवाद आप म्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है आपसे? जी सर, मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है आपसे पहले। क्वालिफिकेशन दोबारा बताओ। सर मैं पीआईटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ सर। ऑलराइट, ठीक हो गया। ओके जी, हमजा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? फैसल म्यूट कर लें आप। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था इकोनॉमिकली कि इन द फर्स्ट डेकेड हाउ पाकिस्तान performed economically, its economic structure, और imports, exports, और पूरा क्या कहते हैं, कितने परसेंट एग्रीकल्चर था, कितने परसेंट इंडस्ट्रियल हुआ था, और ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलो रिकैप करो, मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर कितने परसेंट था? जो ग्रोथ रेट था वो टिल 52 पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 2.6% रहा है, और 58 से 59 तक ये इट केम डाउन टू 1.5%। 1.9%। 1.9%, अच्छा। 1.9% पे आ गया था। तो एग्रीकल्चर जो है शुरू में, ये जो डेकेड थी हमारी 50s की डेकेड, जो बच्चे आज नए हो उनके लिए हम इकोनॉमिक हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के शुरू से लेके अब तक डेकेड वाइज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह ग्रो करती गई, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमारी इकोनॉमी में। पिछली क्लास में हमारे एक स्टूडेंट ने डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। तो हमजा क्या डेफिनेशन थी जीडीपी की? फाइनल प्राइस ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल प्राइस ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, आगे? इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब नहीं मेरा पुत्र, प्रोड्यूस्ड विदिन produced within the country। प्रोड्यूस्ड विदिन वन इकोनॉमिक पीरियड, जो उसका हुआ करता है कि एक साल के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर। तो इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन वन फाइनेंशियल ईयर, हम कह लेते हैं। तो एनुअल जीडीपी इज विदिन वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी पिछले साल के मुकाबले में इस साल में जीडीपी ने जिस तरह ग्रो किया है, वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर समझा जाता है कि ये इकोनॉमी किस तरह, किस रेट पे ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब हम 1947 में पाकिस्तान बना था, तो वो इट वाज अ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 53%। ये मैं 1947 की बात कर रहा हूं। 53% हमारे जीडीपी का एग्रीकल्चर से आ रहा था। 1949-50 में यानी 2 साल बाद वो थोड़ा सा बढ़ गया हुआ था, 53.2% हो गया था। तो 47 में 53%, 1949-50 में 53.2%। फिर हमने 50s का डेकेड देखा था। 50s के डेकेड में हमारी इकोनॉमी जो है, इट वाज एन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। वो इकोनॉमी जो अपना
अपनी हेल्थ, अपनी साख्त, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही थी, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मूव करना चाह रही थी। उसके लिए उन्होंने पहला काम ये किया कि हमारी जो टेक्सटाइल उनको बैन कर दिया। कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स को बैन करने का मतलब ये था कि बाहर के मुल्कों से, डेवलप्ड इकोनॉमी से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ compete ना करें, क्योंकि उनको बहुत एज होना था और पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर would have suffered, वो डिस्करेज होता। इसलिए उस कंपटीशन से बचाने के लिए पाकिस्तान के कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट्स को बैन कर दिया गया और उसके साथ ही लग्जरी गुड्स को भी बैन किया गया। ये 1952 में लग्जरी गुड्स और कॉटन टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स ये बैन हो गई। कि इंडस्ट्री की तरफ फोकस ज्यादा जा रहा था, एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्री की तरफ फोकस जा रहा था, जो हमने शुरू में वर्ड यूज किया कि दिस वाज अ डेकेड ऑफ इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। 1950s जो है इकोनॉमी ट्रांजिशन में थी, यानी वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रही थी। तो उसमें एग्रीकल्चर इस डेकेड के शुरू में 1949-50 50-51 में ये जो एग्रीकल्चर ग्रो किया था वो 2.6% पे ग्रो किया था, यानी डेकेड के शुरू में 49-50 से 50-51 वाला जो फाइनेंशियल ईयर का जो डिफरेंस था, 49-50 के मुकाबले में 50-51 में एग्रीकल्चर grew at 2.6%. और जो ये डेकेड जब खत्म हो रहा था 1949 से 50 में, 1949 से 49-50 से 50-51 वाला जो साल था, उसमें जैसे हमजा ने बताया कि एग्रीकल्चर वाज ग्रोइंग एट 1.9%। सो एग्रीकल्चर वाज स्टिल ग्रोइंग। ये जहन में रखो कि इकोनॉमी फोकस कर रही है इंडस्ट्री पर, इसका ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर ने डीसेलरेट होना शुरू कर दिया है और एग्रीकल्चर रिटार्ड हो रहा है। नो, एग्रीकल्चर इज स्टिल ग्रोइंग, लेकिन उसकी ग्रोथ का रेट कम हो गया। जो 2.6% था इन द बिगिनिंग ऑफ द 50s, वो 1.9% रह गया एट द एंड ऑफ द 50s। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 1950s के मिड में आया, 1955 से 1958 के दरमियान, वो पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड आई पाकिस्तान के पास $500 मिलियन की यूएस एड, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक यूएस एड पाकिस्तान को मिली $500 मिलियन की इन the years between 1955 and 1958। और ये किस मद में आई थी? ये सेंटो का मेंबर होने की वजह से आई थी। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की वजह से पाकिस्तान को टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म साउथवर्ड्स, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ये स्टेटेड पर्पस था कि इट हैड टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन साउथवर्ड्स। तो उसके लिए पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड वर्थ $500 मिलियन मिली इन 3 years में, 55 to 58 इन 4 years में ये हमें पाकिस्तान को $500 मिलियन की एड मिली।
तो हम 55-58 में ही, यानी हम 50s में ही, अभी 10 साल भी नहीं हुए थे मुल्क को बने हुए, तो we entered into a phase of foreign aid dependent growth. हमारी growth foreign aid dependent हो चुकी थी। 10 साल के अंदर ही उन्होंने हमें जकड़ना शुरू कर दिया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसी 50s के डेकेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिटीरियरेट हो गया। 50-51 में, 1950-51 में जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 831 मिलियन रुपीस ज्यादा थी। Imports were 831 million rupees more than the exports in 1950-51. 1959-1960 में ये difference, यानी towards the end of the decade, the difference had increased to 1043 million rupees. 1043 million rupees, यानी 1,043 million rupees. जो 831 million rupees था डेकेड के शुरू में, वो हो गया था 1,043 million rupees decade towards the end of the decade due to sharp decrease in exports. Exports हमारी डिक्रीज हो रही थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको कहा जाता है, इट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो तो हम उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस है। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो तो हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस है। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो तो हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट है। तो इस डेकेड के शुरू में डेफिसिट 831 मिलियन रुपीस का था, जो बढ़ के 1043 मिलियन रुपीस या 1,043 मिलियन रुपीस हो चुका था। 1,043 मिलियन रुपीस हो चुका था। और जो फाइनल बात मैंने इस पहली डेकेड के बारे में बताई थी वो ये थी कि इस डेकेड के एंड पे हमें नजर आया कि ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस पर कैपिटा जीएनपी, यानी पर कैपिटा आप समझ लें कि एक इंसान कितना ऑन एन एवरेज अर्न कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में वो 355 रुपए था और ईस्ट पाकिस्तान में इट वाज 269 rupees. Per capita GNP was 355 rupees in West Pakistan and it was 269 rupees in East Pakistan. तो अभी पहली डेकेड खत्म हुई और हमें डिस्पैरिटी बिटवीन द टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान नजर आ रही थी। और ये वो वाली डेकेड थी जहां पर अगर हमारी कोई इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस थी तो वो जूट डोमिनेंट थी। जूट जो है इट वाज प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, उसकी जो इंडस्ट्री लग रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में लगा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री से भी जो इनकम हो रही थी और वेस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री से भी जो इनकम हो रही थी, most of it was being spent on West Pakistan. ये disparity हमें between per capita GNP हमें at the end of the first decade नजर आना शुरू हो गई थी। 355 और 269 जो एक मेजर
stark difference है in the per capita GNP between the two wings of the country. अब हम आते हैं जी 1960s, 1960 की दिहाई. इट वाज द era of economic growth. इसको गोल्डन डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है. डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, गोल्डन डेकेड इसको कहा जाता है. इसके फीचर्स क्या थे? एक तो ये कि इसमें जो जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ ऑफ जीडीपी था, वो 6.7% ऑन एन एवरेज था. यानी कुछ सालों में 7% से भी ऊपर गया, कुछ में 6.23 भी रहा, लेकिन ऑन एन एवरेज 6.7%, 10 साल तक 6.7% का ग्रोथ रेट इज मैसिव. बड़ी कंसिस्टेंटली हमारी इकोनॉमी आपको ग्रो होती हुई नजर आती है. तो average annual growth rate of 6.7% during 1960 to 1970. और एग्रीकल्चर भी हमारी 5% पे ग्रो करती रही. एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर एनम. तो टोटल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी जो है वो 6.7% पे, और उसमें जो एग्रीकल्चर का कंपोनेंट था वो 5% पे ग्रो कर रहा था. ये 2-3 काम किए गए थे हुकूमतों की तरफ से 1960s में, जिसमें एक तो वाटर रिसोर्सेज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, हमारे कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था. पहला वाटर रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट हुई. दूसरे, फार्मर्स को इंसेंटिव दिए गए. और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में. एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन. फोर्थ नंबर पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. increased use of fertilizers and pesticides. और फाइनली वो वाली वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट कल्टीवेट की गई जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, जहां पर ज्यादा क्रॉप यील्ड मिलती थी, वो वैरायटीज कल्टीवेट की गई. तो 5 काम हुए थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रू एट 5%. सर सेकंड नंबर पे कौन सी है ये तो बता दें. मैं उसको पहले ही दोबारा बताने वाला था. अगर आपने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप अपना इसमें हैंड रेज करोगे, जो रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक हैंड आपका जो है वो रेज करोगे, फिर आप को मैं कहूंगा. मैं अभी ये बताने लगा था ऑलरेडी. अच्छा, इसमें 5 चीजें हैं जो जिसकी वजह से 5% ग्रोथ रेट आया एग्रीकल्चर का. नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिसोर्सेज. नंबर 2, फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए गए थे, ग्रोअर्स को इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स. नंबर 3, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मशीनरी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ एग्रीकल्चर में.
नंबर 4, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा, इंक्रीज्ड यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. एंड नंबर 5, increased cultivation of high yielding varieties of rice and wheat. Increased cultivation of high yielding varieties of rice and wheat. तो जो टोटल इकोनॉमी है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट से एस्टैब्लिश होती है, वो 6.7% पे ग्रो कर रही थी. उसका जो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है वो पूरे डेकेड में 5% पे ग्रो कर रहा था. जो मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट, वो पहले 5 सालों में 60 से 65 तक, पहले 5 सालों में वो ग्रो किया at the rate of 16%, 16% per annum. और अगले 5 सालों में 65 से 70 तक वो ग्रो किया at the rate of 10% per annum. Large scale manufacturing, large scale manufacturing पहले 5 years में ग्रो कर रही थी at the rate of 16% per annum, और सेकंड जो लास्ट 5 years हैं उनमें ग्रो कर रही थी at the rate of 10% per annum. सरमद, क्या ख्याल है कि ये 16 से 10% क्यों हो गई होगी? अनम्यूट. जी सर. क्या ख्याल है सर? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 16% थी फर्स्ट हाफ ऑफ द डेकेड में, और उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द डेकेड में 10% रह गई. वजह क्या हुई? सर शायद आई गेस पॉलिटिकल टर्मोइल इन द कंट्री. पॉलिटिकल टर्मोइल तो कोई इतना था नहीं. एक और मेजर इवेंट हुआ था. लियाकत खान. सर पाक इंडिया वॉर भी तो हुई थी 65 में. 1965 की जंग, 1965 की जंग, 1965 की जंग की वजह से क्या हुआ कि हमारी हम तो किताबों में तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला कर दिया. एक जुमले में 2 दफा बुज़दिल आता है. जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का हिस्ट्री का अकाउंट है ना, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला कर दिया. लेकिन जो दिन की रोशनी में हमारी हरकतों को देख रहे थे, जिसमें इंटरनेशनल पावर्स भी थी और इंटरनेशनल डोनर्स भी थे, उन्हें पता था कि शरारतें हम ही कर रहे थे. इसलिए उन्होंने हमारी जो फाइनेंशियल एड, हम जो एड डिपेंडेंट 1955 से 1958 के दरमियान हो चुके हुए थे, और वो उस एड की वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक एड वाला कंपोनेंट उस तरफ ट्रांसफर हो रहा था. इसलिए वो एड ड्राई आउट हो गई, हमें इंटरनेशनल एड मिलनी बंद हो गई इन द वेक ऑफ द वॉर, 1965 की वॉर की वजह से, और रिड्यूस्ड फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग went down from 16% to 10%. इसी तरह हमने पिछली डेकेड के एंड पे देखा था, एक पर कैपिटा जीएनपी
हमने तब देखा था कि 355 रुपीस था वेस्ट पाकिस्तान में, जिसे अब हम पाकिस्तान कहते हैं, वो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, और जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं वो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। 355 रुपीस वेस्ट पाकिस्तान में था, वो बढ़ के हो गया 504, 504 rupees per capita GNP in West Pakistan was 504 rupees, and in East Pakistan it was 314 rupees, 314 रुपए। तो वी कैन सी कि वो जो एक गैप था, वो गैप वाइडन हो रहा था। वो जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, वो दो विंग्स के दरमियान डिस्पैरिटी, इट वाज वाइडनिंग। पिछली डेकेड में जो डिफरेंस था, ये अब उससे ज्यादा हो गया था, डिफरेंस बिटवीन द टू विंग्स। अनदर फैक्टर जो हमें बताता है कि किस तरह ये, ऑल्दो इट वाज a decade of progress, decade of development, लेकिन ये जो डेवलपमेंट थी ये लार्जली वेस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड थी। ये वेस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान में भी ज्यादातर पंजाब में थी, और एक अनइवन सोसाइटी इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट और इस प्रोग्रेस की वजह से एक मैसिवली अनइवन सोसाइटी प्रोड्यूस हो रही थी। जो इसका विंडफॉल था, विंडफॉल क्या होता है, जो इसका विंडफॉल क्या, हवा उड़ा के जहां जहां फेंक दे चीजों को, इसको विंडफॉल कहते हैं। तो इसके जो डिविडेंड्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स थे इस ग्रोथ के, इस प्रोग्रेस के, वो इवनली नहीं गिर रहे थे। ये कुछ पॉकेट्स थी जहां पर इस डेवलपमेंट की वजह से कुछ लोग, कुछ फैमिलीज बहुत ज्यादा अमीर हो रही थी। और पाकिस्तान में एक फिनोमेनन जो पहली दफा सुनने में आया, इट वाज नोन एज द 22 फैमिलीज। 22 खानदान पाकिस्तान में, 22 खानदान जो जिनके पास मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही थी। 22 खानदान मशहूर हुए थे कि ये जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, इसके बेनिफिशरीज वर द 22 families, and all of the 22 families were in West Pakistan. वो ईस्ट पाकिस्तान में उनमें से कोई भी फैमिली नहीं थी। तो न सिर्फ ये कि ये अनइवन सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही थी, बल्कि एक वो वाला फिनोमेनन जिस की वजह से सेंस ऑफ एलियनेशन इन ईस्ट पाकिस्तान कंपाउंड हो रही थी, वो फिनोमेनन इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है जी। 70s की डेकेड पे आ जाओ। 70s, इसको हम कह सकते हैं इट वाज द era ऑफ सोशलिज्म एंड इट्स आफ्टरमैथ। सोशलिज्म और उसका आफ्टरमैथ, ये प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की आफ्टरमाथ भी होती है, AFTERMATH। मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो पसंद है वो आफ्टरमाथ है, MATH को माथ प्रोनाउंस किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस में भी डिफरेंस है। जो मैथ आफ्टर मैथ कहा जाता है वो aftermath is American and aftermath is British pronunciation. तो 70s की जो डेकेड है उसमें
हम सोशलिज्म का एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसका आफ्टरमाथ क्या होता है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमजा ने हमारे साथ शेयर की है, इसको नोट करो। 22 families owned 66% of industrial asset and 87% of banking sector. Owned 66% of industrial asset and 87% of banking sector. जी मरियम। जो ठीक है, उससे एरा में एक बात यहाँ पे मिस कर जाए। जी बेटा। फिर वो एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा कि वो रिड्यूस हो गई पहले से, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर वो जूट पे थी और ईस्ट पाकिस्तान में आई गेस को आया था, हरिकेन आया था, उसकी वजह हरिकेन में बहुत सारे, मैं आई एम गिविंग यू, आखिर में मैंने यही बताना था कि जो मैंने ये जो मैं बेसिकली फिगर्स तक रह रहा हूं, बहुत सारे इवेंट्स जो हैं आई वुड बी स्किपिंग, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यू विल नॉट बी। ये वाले वो फिगर्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे फ्रॉम गवर्नमेंट डेटा, यानी हमारे इकोनॉमिक सर्वेज, जो जिस पे सारा एनालिसिस बनता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो हर साल अब अगले महीने मई में इकोनॉमिक सर्वे आएगा और उसमें पूरा ये जो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ करता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर हुआ करता है। तो मई या जून में जून के एंड की तरफ एक इकोनॉमिक सर्वे आता है जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी इन द आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर दी होती है। तो आप लोगों ने जब ये इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यू विल गेट होल्ड ऑफ इट, और आप उसमें से एटलीस्ट ये वाली चीजें, नंबर 1 जीडीपी, पर कैपिटा जीएनपी, ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस, ये लिख लो, ये वाली चीजें आप लोगों ने, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीएनपी पर कैपिटा जीएनपी, ट्रेड डेफिसिट, या सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस, और जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें कितने परसेंट जीडीपी ने ग्रो किया है टोटल इकोनॉमी ने, उसमें से कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, यानी एग्रीकल्चर किस तरह ग्रो की है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह ग्रो की है, सर्विसेज सेक्टर किस तरह ग्रो किया है, गुड्स एंड सर्विसेज है ना, तो सर्विसेज सेक्टर किस तरह ग्रो किया है। तो ये एक मेरी जितनी क्लासेस हैं उसमें सबसे बोरिंग क्लास बच्चों के लिए यही वाली होती है, क्योंकि मैं आई जस्ट bombard the students with data. It does not mean कि analysis ends. Data provides a lot of help towards analysis, लेकिन there are other factors which help us or enable us to understand this data. अब मरियम, ये जो आपने बात बताई थी, ये जरा एक दफा दोबारा बताओ, थोड़ा आपकी एको थी, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई थी। Cannot hear you, unmute करो। सर इसमें ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो हम लोग, क्योंकि उस पर हम जूट डिपेंडेंट थे, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर उस पर डिपेंडेंट थी और उसकी प्रोडक्शन हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ पे साइक्लोन आया था, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से वहाँ पे जूट प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। डिस्टर्ब होने से फिर हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी उसका जो जीडीपी में शेयर था वो and it came to 2.4%.
ये से 2.48% पे वो आ गया था 65 बिल्कुल से 70 के डेकेड के टाइम पीरियड में। So, ये बिल्कुल ठीक। तो ये तो बात हमने की कि जूट पर डिपेंडेंट थी हमारी इकोनॉमी, लेकिन मरियम इसमें मजीद ये ऐड कर रही हैं कि वहां के साइक्लोन की वजह से वहां डेवस्टेशन हुई, उन्हें ज्यादा जरूरत थी कि दे नीडेड टू बी हेल्प्ड आउट। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, दे नीडेड टू बी हेल्प्ड आउट, लेकिन उसके बावजूद ये डिस्पैरिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। राइट जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिस तरह मैंने बताया कि आई हैव नॉट टच्ड अपॉन देम, मैं ज्यादा फिगर्स पे फोकस कर रहा हूं। जो अयूब की ये जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस है, उसमें 3 मेजर डैम्स वर बिल्ट। चलो अब मैं कुछ ये बता रहा हूं, मतलब इन्हें नोट कर, ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको जरूर कहीं पर जाने थे, डेटा से हट के मैं बता देता हूँ चंद एक चीजें। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी, इसमें 3 मेजर डैम्स वर बिल्ट टू हेल्प इरिगेशन। देन और जब इसकी वजह से क्रॉप यील्ड भी ऊपर गई उसकी, तो उसने कहा कि ये मैं ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया हूं। ये जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनके साथ जो टाइटल्स अटैच्ड होते हैं, यूजुअली वो उन्होंने खुद अपने आप को दिए होते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये अयूब ने खुद अपने आप को कहा था मैं ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया हूँ। तो इसी तरह सुनामी का एक टाइटल एक बहुत बड़े लीडर ने वो भी अपने नाम के साथ अटैच किया था। तो ये हिस्ट्री को पढ़ते हुए हमें ऑब्जेक्टिव होने की इसलिए भी जरूरत होती है कि कौन सा रेवोल्यूशन वाकई में रेवोल्यूशन था। फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं कि अयूब ने एक ऑयल रिफाइनरी इस्टेब्लिश की थी कराची में, और एक मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप की थी टू एक्सप्लोर मिनरल डिपॉजिट्स। फिर बड़ी सोशल रिफॉर्म्स भी हुई जिसमें नए स्कूल्स और कॉलेजेस बिल्ड किए गए, रेफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट किया गया। एक मेजर चैलेंज जो इकोनॉमिक चैलेंज था वो रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज का था, और ये कोशिश की गई कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अयूब के वक्त से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इमेजिन करें कि कितना सक्सेसफुल रहे हैं हम लोग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो अयूब के वक्त में, इसी डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में वो हुआ था। तो
और ये 66% जिस तरह हमजा ने हमें बताया कि 22 फैमिलीज थी जो 66% ऑफ इंडस्ट्रियल एसेट्स को कंट्रोल किया करती थी। ठीक हो गया जी। तो अब आ रहे हैं जी हम 1970s, the era of socialism and its aftermath। तो ये जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, ग्लोरियस डेकेड, गोल्डन डेकेड, उसकी ग्लोरियसनेस का पोल तब खुला जब वो डेकेड खत्म होने के 1 साल बाद पाकिस्तान की के मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने माइनॉरिटी से आजादी हासिल कर ली। This is the first incidence of its kind where a majority broke away from the minority। तो सबसे पहला इवेंट जो 70s की डेकेड का था वो ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान था। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट वाज अक्टूबर 1973, जहां पर एक वर्ल्ड ऑयल प्राइस शॉक आया था। ऑयल प्राइस शॉक। और ऑयल प्राइस शॉक की वजह से अभी भी आप लोग देख रहे हो कि ऑयल प्राइस शॉक की वजह से जैसे ही ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। हम ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है कि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं और जब ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है डॉलर्स में तो वी हैव टू पे मोर डॉलर्स, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ऑयल प्राइस शॉक ऑफ अक्टूबर 1973। उसके फौरन बाद हमारा इंपोर्ट बिल ऊपर चला गया। <clears throat> 1973 के फौरन बाद एक ग्लोबल रिसेशन आया 1974 से 1977 में। हमारी क्रॉप्स को चैलेंजेस हुए 1974-75 में। क्रॉप्स के मैसिव फेलियर्स हुए कॉटन क्रॉप के, क्योंकि वहां पेस्ट अटैक्स हुए। पेस्ट अटैक्स की वजह से फेलियर्स ऑफ कॉटन क्रॉप्स हुए। और फिर 3 साल 1973, 74, 76, 77 3 साल में फ्लडिंग हुई। मैसिव फ्लड्स आए इस डेकेड में 73, 74 और 76 में। इन सब की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को मेजर चैलेंजेस आए और इन सभी की वजह से पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में भी इजाफा हुआ। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। - 1972 से 1977 के दौरान में इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन एक और फैक्टर है जिसको आप लोग देखोगे। मैंने पहले लिखवाना शुरू किया था, मेरे ख्याल में वो सारे लिखवाए नहीं थे, मैंने कि लिखवा दिए थे। जीडीपी पर कैपिटा, जीएनपी, ट्रेड डेफिसिट,
जीडीपी में एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, ये तो आप हर डेकेड में देखते आओगे। उसके अलावा जिस चीज पे आपने नजर रखनी है वो इन्फ्लेशन, स्पेशली इस डेकेड को और इस 2015 ऑनवर्ड्स और स्पेशली 2018 की पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट है, इन्फ्लेशन का, उसको आपने क्लोजली वॉच करना है कि इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या थी, इंटरनेशनल कॉजेज क्या थी, लोकल कॉजेज क्या थी, और उसकी वजह से उसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या था। जो लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी पीटीआई गवर्नमेंट को देखना पड़ा, उसमें एक मेजर फैक्टर इन्फ्लेशन था। ये इन्फ्लेशन का फिनोमिनन हमें इससे पहले 1972 से 77 के दरमियान भी, 1972 से 1977 के दरमियान भी नजर आ रहा है। %15 पर एनम तक, 15% तक इन्फ्लेशन चली गई थी, विच इज वेरी हाई। और फिर इस डेकेड में आपके मुल्क का दूसरा निजात दहिंदा, पहला अयूब था, उसके बाद दूसरा निजात दहिंदा जनरल ज़िया, जिसने 5 जुलाई 1977 को टेक ओवर कर लिया। तो इसके डेकेड के शुरू में मैंने ये कहा था कि इसको द ईरा ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस डेकेड के बता दिए जिन्होंने इम्पैक्ट किया इकोनॉमिक पॉलिसीज को, लेकिन जो सबसे प्रोफाउंड और आज तक बड़ी हॉटली डिबेटेड पॉलिसी थी भुट्टो गवर्नमेंट की, वो दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन सरमद, नेशनलाइजेशन क्या होती है? नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के बारे में कुछ पता है जो भुट्टो साहब ने परस्यू की थी? जी सर, I have a very vague idea. जी, Is my voice clear, sir? हाँ जी, हाँ जी। Sir, when nationalization is a government step where the government takes control of the private property, mainly of the wealthy capitalists, mainly. So as a result of the nationalization, these 22 families that we were talking about uh, were broke. So this is the idea that ठीक है, तो ये इसको हम असद, इसको हम सोशलिज्म क्यों कहते हैं? असद का मेरे ख्याल में कनेक्शन का इशू है। कोई बच्चा मुझे बताएगा? हिरा, आप मुझे बताओगी हिरा की क्वालिफिकेशन क्या है? Sir, I did BS English from BCU. BS English। सोशलिज्म क्यों कहते हैं इसको हम? Sir, I think it is somehow connected with Karl Marx theory of socialism and communism, where it is like all the properties and all the property. It was a theory where all the properties were in the hand of capitalists, but Marx said that it should be given to, it should not be in the hands of capitalist of the country. It should be equally divided among all the peoples. ठीक है, चलो चलो, ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा और इसमें ऐड करना चाहेगा? Anybody? हमजा?
सर क्वेश्चन क्या है सर? भुट्टो के दौर को सोशलिज्म क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है सर? पुत्र, क्वेश्चन ये था कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को सोशलिज्म की पॉलिसी क्यों कहते हैं? जी हमजा। सोशलिज्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये असल्ट है अगेंस्ट द प्राइवेट ओनरशिप, और जो सोशलिज्म है वो बेसिकली ये कहता है कि किसी भी चीज की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए और उस चीजों को डिवाइड कर देना चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो इस सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए उन चीजों की, किसी एक शख्स की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म, सोशलिज्म सोसाइटी की ओनरशिप और कम्युनिज्म कम्यून की ओनरशिप, जो सोसाइटी का भी एक छोटा सब यूनिट है। कम्यून एक छोटे से छोटे सब यूनिट में ओनरशिप किस चीज की? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, distribution and consumption. Means of production, distribution and consumption should be owned by the commune, not by the individuals. या socialism को कहो तो it should be owned by the society, not by the individuals. तो इसलिए अगर रियासत, स्टेट एक्वायर कर लेती है, प्राइवेट बिजनेसेस को एक्वायर कर लेती है, उन्हें नेशनल प्रॉपर्टी बना देती है, नेशनल प्रॉपर्टी रियासत बना रही है, इट इज क्लासिकल सेंस में हम इसको सोशलिज्म या कम्युनिज्म नहीं कहेंगे। जो उसके बाद लिटरेचर लिखा गया उसने इसको स्टेट कैपिटलिज्म कहा। जो अभी लिटरेचर इसको देखता है वो इसको स्टेट कैपिटलिज्म कहता है। लेकिन आइडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट थियरी कि वो ये कहते थे कि डेमोक्रेसी में क्योंकि रियासत खुद लोगों का मजमुआ हुआ करती है, रियासत अगर कोई बिजनेस एक्वायर कर लेगी, स्टेट अगर कोई बिजनेस एक्वायर कर लेगी तो बेसिकली जो वो बिजनेस है वो लोगों की प्रॉपर्टी बन जाएगा, क्योंकि रियासत पर लोगों का कंट्रोल है जमहूरियत में। इसलिए जब रियासत कोई बिजनेस एक्वायर कर लेगी, कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको नेशनलाइज कर लेगी, तो वो लोगों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा, जी हमजा। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम बात करते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की, तो जैसे ही मैंने द फिगर आई जस्ट पुट आउट वो 22 फैमिलीज वाला, तो उनकी जो नेशनलाइजेशन जो वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर जी, तो उन्होंने जानबूझ के डिलिबरेटली इस दोनों को टारगेट किया था अपनी नेशनलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इन दोनों की कोऑपरेशन की वजह से द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज टेकिंग प्लेस। तो ये एक डिलिबरेट मूव था। मैं थोड़ा सा ये हाँ नहीं, यही बात सरमद ने भी की है सरमद ने भी यही बात की है। सरमद ने भी कहा है कि जो नेशनलाइजेशन है उसने कमर तोड़ी थी इन्हीं 22 खानदानों की। तो ये ठीक है कि वो एसेट्स, ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो एसेट्स किसी के भी पास होते तो एक सोशलिस्ट
भुट्टो ने उनको एक्वायर करना ही करना था। ये तो उनकी बदकिस्मती 22 खानदानों की कि वो जुमा जुमा 8 दिन हुए थे अभी, तो वो उन्होंने बहुत एंजॉय भी नहीं किया था अपने रिचेस को कि भुट्टो ने हथिया लिया, रियासत ने हथिया लिए वो एसेट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है, इस पे बहुत लिटरेचर लिखा गया है, जो हम जिन बच्चों को दिलचस्पी होगी वो उसको उसमें मजीद डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं कि प्रोपोनेंट्स ऑफ nationalization, supporters of nationalization और supporters of privatization. Nationalization का opposite is privatization. इसके बाद से अब तक जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उसने प्राइवेटाइजेशन में कोई दिलचस्पी शो नहीं की। ये भी एक फैक्ट है कि उसने मजीद नेशनलाइजेशन भी नहीं की। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भुट्टो साहब के बाद, भुट्टो साहब की बेटी के अंडर भी जब ये गवर्नमेंट आती रही, तो भी उन्होंने मजीद नेशनलाइजेशन नहीं की, लेकिन उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में भी कोई दिलचस्पी शो नहीं की। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अलावा जितनी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में दिलचस्पी शो की थी। नवाज शरीफ की जो सेकंड गवर्नमेंट थी, इवन फर्स्ट गवर्नमेंट में भी नवाज शरीफ की बिटवीन 90 एंड 92 उन्होंने काफी स्टेट एसेट्स को, स्टेट एंटिटीज को उन्होंने प्राइवेटाइज किया था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ के अंडर भी मैसिव स्केल ऑफ प्राइवेटाइजेशन हुई। इमरान खान के अंडर बहुत सारी चीजों को उन्होंने कर दिया, बहुत सारी चीजों को वो करना चाह रहे थे। तो इट इज ओनली पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट जिसने प्राइवेटाइजेशन में दिलचस्पी शो नहीं की। इनफैक्ट वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे, डिस्पाइट द फैक्ट के मोहतरमा खुद ऑन रिकॉर्ड थी। एक दफा मोहतरमा ने, बीबी ने, उन्होंने कहा कि 70s की नेशनलाइजेशन वाज अ मिस्टेक, नॉट एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, 70s की नेशनलाइजेशन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो ये बात कर रही थी, उस वक्त बीबी जब ये बात कर रही थी, अच्छा बेटा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कुबरा प्राइवेटाइजेशन को, या चलो पहले इसको एक्सप्लेन हो जाना चाहिए, उसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन ऐसे है कि अब पाकिस्तान की एक स्टील मिल है जिसमें पाकिस्तान के 10-15 हजार लोग, वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, लेकिन वो स्टील मिल गवर्नमेंट का इदारा होने की वजह से वहां से वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा था और मुसलसल उसके यूनिट्स और उसके प्लांट्स बंद ही रहते थे, जिस वजह से एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट ये कहती, नवाज शरीफ गवर्नमेंट जब थी तो वो चाह रहे थे कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज किया जाए। क्या मतलब है कि प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दी जाए, वो बिक जाएगी, उसकी वजह से सरकारी खजाने में पैसे आ जाएंगे, और जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो इसको यूज करके इसको इम्प्रूव करेगा प्रॉफिट के लिए। जब इसको चलाएगा तो ये दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, वरना ये एसेट पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन का आइडिया है कि वो प्राइवेट बिजनेसेस के हवाले स्टेट के डिपार्टमेंट्स, स्टेट की एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्राइवेट बिजनेसेस को बेच दी जाएं, जिसको वो अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज करते हुए उनकी एफिशिएंसी को बेहतर कर सकें।
तो दिस इज द आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन। स्टील मिल, नवाज शरीफ दौर में स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का जब जिक्र किया गया तो इमरान खान और असद उमर उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। असद उमर की तो वो वीडियो अभी भी आप यूट्यूब पे दे सकते हो, जहां पे वो कह रहे थे कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो वो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को रेजिस्ट करेंगे, और अगर गवर्नमेंट स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहेगी तो वो स्टील मिल के एम्प्लॉइज के साथ खड़े होंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वहीं से काम शुरू किया जहां पे नवाज शरीफ ने छोड़ा था, और दे पुश्ड अ लॉट फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल। कंप्लीट नहीं हो सकी थी, लेकिन 10,000 लोगों को उन्होंने फारिग जरूर कर दिया था। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स उनके कंप्लीट हो गए थे उसमें ये जो टीडीसीपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, उसके मोटेल्स और उसके डिफरेंट गेस्ट हाउसेस टीडीसीपी के, वो इन्होंने प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दिए थे। पीटीवी जो एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन को काफी हद तक इन्होंने पुश किया था। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश किए थे। अब्दुल राज़िक का क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब्दुल राज़िक ने कहा नेशनलाइजेशन को भी डिफाइन करें। नेशनलाइजेशन ये है कि एक एक इंडस्ट्री है जहां पर बड़े बड़े शिप्स को डिसमेंटल किया जाता है। बड़े बड़े शिप्स जो जब खराब हो जाते हैं वो डिसमेंटल करके उसका लोहा सरिया वो बेचा जाता है। वो प्राइवेट हाथों में थी, लेकिन भुट्टो साहब ने उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी वो एक नेशनल एसेट बन गया कि ये काम सरकार पाकिस्तान करेगी। बहुत सारे बैंक से उन्होंने कहा कि ये नेशनल बैंक होगा, ये बैंक जो है ये प्राइवेट बैंक नहीं, ये नेशनल बैंक होगा, इसको सरकार पाकिस्तान रन करेगी, इसमें एम्प्लॉइज सरकार के होंगे, इसका जो बेनिफिट है, इसका जो प्रॉफिट है वो लोगों में तकसीम होगा। इट विल नॉट गो टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर फैमिली या एनी पर्टिकुलर मोनोपोली, वो उनकी तरफ नहीं जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको नेशनलाइज किया था, उन्होंने नेशनल एसेट बना दिया था। जी असद। दोबारा बोलो, आवाज नहीं इसी आ रही। प्राइवेटाइजेशन सर मेरा एक क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के ऊपर। हम अक्सर इस बहस में अक्सर ये पॉइंट सामने आ जाता है, तो क्या हम कोई ये सोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकते कि 51% स्टेट ओन करे और 49% शेयर जो है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए अलोंग विद द कंट्रोल, कि जो रन करेगा वो प्राइवेट बिजनेस रन करेगा और 49% शेयर भी ऑन करेगा। जो आप बात कर रहे हो इस मॉडल को कहते हैं, इसको भी पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये मॉडल है, और ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। सिंध में बहुत ज्यादा है। सिंध में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शायद पीपीपी की वजह से सिंध जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इतनी दिलचस्पी लेता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ट्राई किया है, और उसको
ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है। सिंध के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स हैं वो ग्लोबली एक्नॉलेज किया जा रहा है कि दे आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पंजाब में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसको कॉर्पोरेटाइजेशन कहते हैं, कि गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो ही एक कॉर्पोरेट एंटिटी, एक फर्म क्रिएट कर लेती है और उस फर्म को कहती है कि ये तुम थोड़ा सा प्रॉफिट भी लोगे और बाकी जो प्रॉफिट है इतने % प्रॉफिट तुम अपनी तनख्वाहों और अपने बेनिफिट्स के लिए ले लोगे, बाकी जो प्रॉफिट है वो इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ डाइवर्ट करोगे या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरफ, जिस भी सेक्टर में वो कॉर्पोरेट एंटिटी बनाई गई होगी। तो बहुत सारे हैं, ये सिर्फ एक नहीं है जो आप कह रहे हो असद। प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन, इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। डिफरेंट, ये जो आपने जो बात की है 51% और 49% वाली, इसको हम पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मैं ये बता रहा था कि मोहतरमा ने खुद भी एक जुमला एक दफा कहा था 90s में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, जिसमें शी साउंडेड क्रिटिकल of the experiment of nationalization which was carried out by her father। लेकिन वो उस वक्त बात कर रही थी जब दुनिया यूनिपोलर हो चुकी हुई थी, यानी देयर had already occurred the fall of the Berlin Wall। बर्लिन वॉल के फॉल का मतलब क्या है कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे, the Soviet bloc and the American bloc। सोवियत ब्लॉक जो है वो सोशलिस्ट ब्लॉक था, जो अमेरिकन ब्लॉक है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। जैसे ही फॉल ऑफ सोवियत यूनियन होता है, डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन, मुख्तलिफ छोटी छोटी स्टेट्स में, छोटी छोटी तो नहीं, अभी भी बहुत बड़ी बड़ी हैं वो स्टेट्स, उनमें डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन और रशिया बाकी बच गया। तो कहा गया कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई है, बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया है। तो उस वक्त अगर कोई लीडर नेशनलाइजेशन की तारीफ करे तो वो लीडर कोई माकूल लीडर नहीं होगा। तो उस वक्त बीबी अगर if she sounded somewhat critical of nationalization, तो she knew her audience। Nobody would have believed her if she had said that she was in favor of nationalization. After the demise of the Soviet Union, it wouldn't have made much sense। Still, there are economists, अभी भी economists ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान survived in those economically challenging years। कौन कौन से challenges आपको बताएं? वर्ल्ड ऑयल प्राइस शॉक बताया है, ग्लोबल रिसेशन बताया है, फेलियर ऑफ कॉटन क्रॉप बताया है, 3 मेजर फ्लड्स बताए हैं। इतने मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद there are economists who assert that Pakistan survived during the, not only survived, there were massive projects undertaken और इकोनॉमी को इंडस्ट्री के लिहाज से, इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के लिहाज से there was a lot which happened in those 4-5 years और it was possible because of nationalization। ये अभी भी आपके real serious minded economists ये कहते हैं कि अगर nationalization ना हुई होती तो इस तरह के massive economic challenges से पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था। मरियम। सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसा रिसेशन आता है, जैसे भी हमने पेंडेमिक का भी देखा है, तो जो आपकी कैपिटल स्टेट होती हैं वो भी मैदान में आके फिर इस तरह के काम करती हैं, वो पब्लिक को हेल्प करती हैं।
तो इसमें नेशनलाइजेशन को क्रेडिट देना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें तो रिसेशन के वक्त में तो आती ही स्टेट है, हमने स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट ही इस वजह से किया हुआ है कि वो हम लोगों को बुरे वक्त में आके सहारा दे। तो इस ऐसे मोमेंट्स पे जो कैपिटल स्टेट्स आती है मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताओ, दोबारा क्वेश्चन फ्रेम करो। सर जैसे देखिए अभी पेंडेमिक आई कोविड-19 की और बहुत सारी स्टेट की उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर गई। अब वो जो स्टेट, उसमें से एक स्टेट है वो कैपिटलिस्ट के वो चैंपियन है, तो उसमें भी यूएस जो है वो स्टेट जो है उसने इंटरवीन किया है आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। तो ऐसी सिचुएशन में तो स्टेट्स नॉर्मली वैसे भी आती हैं, जब कोई रिसेशन आता है, जब कोई फ्लड आता है, तो स्टेट वैसे भी आके हेल्प करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं इकोनॉमी को। तो स्पेसिफिकली नेशनलाइजेशन को इसका क्रेडिट देना तो इतनी कोई माकूल बात नहीं हाँ, है। ठीक है, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं आई टोल्ड यू कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ नेशनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर प्रोपोनेंट्स एंड सपोर्टर्स ऑन बोथ साइड्स एंड दे आर सीरियस इकोनॉमिस्ट जो दोनों साइडों पर प्रोपोनेंट्स और सपोर्टर्स हैं। जिस तरह नेशनलाइजेशन के ऊपर मैंने बात की, जो इसकी सपोर्ट में है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो मैसिव मौजूद है। भुट्टो साहब की अपनी बेटी की तरफ से अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो आप सोचो कि और कौन रह गया होगा। इसके ऊपर नेशनलाइजेशन पे क्रिटिसिज्म मैसिव मौजूद है, लेकिन सेम इज ट्रू फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर स्पेशली हमारी कंट्री के एक्सपीरियंस में, जो रीसेंट एक्सपीरियंस है, उसमें प्राइवेटाइजेशन हैज बीन अ सॉरी फेलियर। जो सबसे पहले था वो था मुशर्रफ दौर में 2 प्राइवेटाइजेशन के एडवेंचर्स किए गए। वन वाज KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, उसका नाम हो गया KE, कराची इलेक्ट्रिक। कराची इलेक्ट्रिक बना और वो प्राइवेटाइज हो गया। उसके मेरे ख्याल में 51% शायद अभी भी पाकिस्तान के पास और 49% या शायद इसके उलट हो। वो जो कराची इलेक्ट्रिक वाला अबराज ग्रुप का आरिफ नकवी, जिसका नाम अभी आप लोग सुन रहे हो, आरिफ नकवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिस का मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत नाम कमा रहा है और एक्स्ट्राडाइट हुआ है फ्रॉम UK टू USA। और खान साहब की फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब के लिए एक बड़ा मेजर थ्रेट इस बंदे की तरफ से है। वो अबराज ग्रुप, वो कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन उसकी कंपनी को मिली और प्राइवेटाइज होके, और उसके बाद से कराची के रेजिडेंट्स की जिंदगी अजीरन हो गई। फिर जो दूसरा प्राइवेटाइजेशन का प्रोजेक्ट था वो बैंक्स का था। बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स को वेलकम करना वो इसलिए जरूरी समझा गया सो दैट बैंक का मकसद क्या होता है? दे हैव टू मेक क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेसेस, बस, और कोई मकसद नहीं है बैंक का। इतने बैंक्स यहाँ पे देखो, 20 बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। 2 बैंकों से भी काम हो सकता था, 20 बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर आप बैंकों के CEOs की तनख्वाहें देखो, 8, 8, 9, 9, 10 मिलियन रुपीस पर मंथ, 1 करोड़ रुपया महाना। हाउ रिडिकुलस, 1 करोड़ रुपया महाना। और दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल। स्मार्ट पीपल तो जूम पे CSS की क्लासेस ले रहे हैं। So they are not the smartest people and they are getting paid like crazy. And have the banks benefited Pakistani businesses to flourish in the past 15 odd years in which they have been welcomed
in our economy. कोई हमें क्रेडिट, इजी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं की गई बिजनेसेस को। तीसरा जो है, जो मुशर्रफ दौर में ही जो किया गया था, वो पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया था। और पीटीसीएल को प्राइवेटाइज करते हुए उन्होंने किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं दिया था, बल्कि ये यूएई की वहां की पब्लिक सेक्टर, ये जो इत्तिसालात जो फर्म थी, वो यूएई की पब्लिक सेक्टर कंपनी को इन्होंने दे दिया कि जी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो our experience with privatization has been no cause of pride for us. It has not served the purpose at all. But yes, we have been more vocal in denouncing nationalization. ये बात यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी डिबेट जो है वो बहुत लंबी है, उसको आप लोग खुद जान मारोगे, देखोगे। हम 80s और 90s अभी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम भी। एटीज आ गया जी, सारी बुराइयां खत्म हो गई। नेशनलाइजेशन को हमने, नेशनलाइजेशन का फौरन रिवर्सल देख लिया। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, नेशनलाइजेशन से हमारी जान छुट गई। प्राइवेट सेक्टर ने फ्लरिश करना शुरू किया। और 86-87 में वर्कर रिमिटेंसेस फ्रॉम द मिडल ईस्ट, वो जिस तरह ये हमने खान साहब के दौर में, जिसका क्रेडिट खान साहब बहुत लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी वजह से रिमिटेंसेस तरसील ज़र, जो रिमिटेंसेस जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज हैं, वो जो घर में अपना पैसा भेजते हैं वापस फॉरेन करेंसी में, उसे फॉरेन रिमिटेंसेस कहते हैं। REMITTANCES, रिमिटेंसेस। जो रिमिटेंसेस वहां से आने शुरू हुए, खान साहब के वक्त में भी रिमिटेंसेस बहुत आए, और इससे पहले 86-87 में हमें रिमिटेंसेस का एक अपटिक नजर आता है। एटी से 90 के दरमियान हमारा जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, average annual GDP growth rate was 6.3%. लेकिन ये वाला जो 6.3% का ग्रोथ रेट था, इसमें it was not because of any structural और foundational changes कि हमारे यहाँ फलां इंडस्ट्री लग रही थी, या सर्विसेज सेक्टर में हम फलां जगह पे एक्सेल कर रहे थे, या एग्रीकल्चर में हमने मैकेनाइज्ड फार्मिंग के नए स्टेप्स इंट्रोड्यूस कराए थे। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये जो 6.3% ग्रोथ रेट थ्रू आउट द 80s हमें नजर आता है, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर इन्वॉल्वमेंट इन द अफगान वॉर। हमें
yet again military और economic aid आ रही थी और हम उसी पर अपना जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन किए हुए थे। इस इकोनॉमिक मिलिट्री एड में एक तो फैक्टर्स जो इलीगल अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ये एक दो टर्म्स हैं जो मैं अपने इकोनॉमिक डिस्कशन जब भी हम किसी भी क्लास में करते हैं, ये टर्म बहुत दफा आप लोगों को सुनने को मिलेगी, which is अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की दाग बेल पाकिस्तान में 80s में पड़ी थी। 80s से पहले अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इस तरह की नहीं हुआ करती थी। यहां पर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी दो वजह से हुई, एक असलहा और दूसरा हेरोइन। अफगानिस्तान दुनिया के लार्जेस्ट पॉपी ग्रोअर्स में है। अफ्यून की काश्त अफगानिस्तान में, दुनिया में शायद ही कोई मुल्क अफगानिस्तान से ज्यादा पॉपी ग्रो करता हो। और 80s में अफगानिस्तान की इकोनॉमी वॉर टॉर्न हो जाने की वजह से वो सिर्फ पॉपी की, और पॉपी के रिफाइनमेंट, वो हेरोइन जो पॉपी ही की रिफाइनमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी स्मगलिंग थ्रू पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमी का जरिया थी, रेवेन्यू का जरिया थी। हम लोग अलाउ कर रहे थे और वी वर टर्निंग अ ब्लाइंड आई, वी वर लेटिंग इट हैपन और वी वर मेकिंग इट हैपन। हमें इसके बारे में कोई एविडेंस हम with certainty नहीं कह सकते कि whether we were letting it happen or we were making it happen, but the fact remains कि हेरोइन की ट्रेड के लिए पाकिस्तान उसके ट्रेड रूट का पहला मुल्क था और हेरोइन जो है वो थ्रू पाकिस्तान पूरी दुनिया में जा रही थी। और दूसरी इलीगल ट्रेड जो है वो असलहे की थी, वेपन्स। जो असलहा अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फोर्सेस जूं हार रही थी, उनका असलहा आ रहा था और वो बेचा जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके लिए भी पाकिस्तान ट्रेड रूट पर मौजूद था। प्लस जो असलहा पाकिस्तान को मिल रहा था फ्रॉम अमेरिका, हम उसको भी आंख मार के इधर उधर बेच रहे थे। बच्चों में से किसने ओजरी कैंप का वाकया, उसके बारे में कुछ सुना हुआ है? असद ने, सरमद ने, मरियम ने। मरियम बताओ ओजरी कैंप के बारे में। कैंप का वाकया ये कि रावलपिंडी के पास एक असला स्टोर करने की फैक्ट्री है, टीपू था, तो वहां पे जी टीपू, वहां पे वो असला जो है वो पड़ा हुआ था, और उस पे ये हुआ कि रियाज साहब जो थे अमेरिका से ले रहे थे और आगे बेच रहे थे, तो यूएस को पता चला है कि वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आना था, तो वहाँ पे इन लोगों ने आग लगवा दी जैसे भी था, तो मिसाइल्स जो थे वो आसपास की आबादी में उड़ के गिर रहे थे और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो मतलब वो ये दिखाया गया था कि वहाँ पे आग लगी थी जिसकी वजह से सारे वहाँ पे जितने भी एमुनिशन पड़े हुए थे वो तबाह हो गए थे। तो वो इस बारे में और सवाल ये कैसे पता लगा था, ये कैसे पता लगा था कि पाकिस्तान वाज सेलिंग द वेपन्स in the black market which Pakistan was getting from America? ये कैसे पता लगा था? मुझे एग्जैक्ट इंसिडेंट तो याद ही, लेकिन ये था कि अमेरिका पे ही
फायर हुआ था उन्हीं का नहीं, अपना अमेरिका पे जो नहीं, असद को आइडिया है। असद बताओ। आवाज नहीं आ शायद रही, यूज बोलो। वॉर में शायद यूज हुआ था। कौन सा? पाकिस्तान सप्लाई करता था ईरान। सर ईरान को सप्लाई किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जब ईरान यूज हुआ इराक, तो आगे जब यहाँ पर अफगानिस्तान वॉर हो रही थी, उसी वक्त ईरान इराक वॉर हो रही थी, और इराक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट ईरान। और जो जो मिसाइल इराकीज फायर करते थे, उसी तरह का एक मिसाइल जो है वो इराक के ऊपर फायर हुआ, और वो डेटोनेट ना हो सका, वो फट ना सका। तो उन्होंने देखा कि इट इज द सेम मिसाइल। उस पे उन्होंने कहा कि मे बी अमेरिका इज प्लेइंग अ डबल गेम, एंड अमेरिका इज गिविंग देम द सेम वेपन्स टू यूज अगेंस्ट अस, बिकॉज अमेरिका वुड बी मेकिंग मनी फ्रॉम द सेल ऑफ दोज वेपन्स। तो इसलिए उन्होंने दे टुक द इशू अप विद द अमेरिकन्स कि तुम हमारे साथ डबल क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये वी हैव टू लुक इनटू दिस। तो वो जो मिसाइल जो वो नहीं फटा था, उस मिसाइल को उन्होंने देखा तो it had been sold to Pakistan. Then they came to know that Pakistan was selling the weapons in the black market globally, or they were making money out of it. तो जो 6.3% ज़्यादा का जो GDP एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था, वो किसी रियल इकोनॉमिक फाउंडेशन की वजह से नहीं था, बल्कि वो आपकी एक बलूनिंग और बर्जनिंग अनडॉक्यूमेंटेड और अंडरग्राउंड इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से ये हो रहा था। एक तो हमें मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिल रही थी वॉर, अफगानिस्तान वॉर की वजह से, और उसके अलावा डोमेस्टिक डेट, बैंकों से जो हमारे लोकल बैंक्स हैं उनसे बोरो कर रही थी गवर्नमेंट। डोमेस्टिक बोरोइंग भी होती है, इंटरनेशनल बोरोइंग भी होती है। इस पे भी हम किसी दिन ज्यादा डिटेल में गप लगाएंगे। अभी सिर्फ ये ज़हन में रखो कि डोमेस्टिक डेट जो है वो 81 में 58 बिलियन रुपीस था। डोमेस्टिक डेट, DEBT, अंदरूनी कर्जा जो है वो 58 अरब रुपए था, और 1988 में वो 521 बिलियन रुपीस, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका था। 58 बिलियन रुपीस से 521 बिलियन रुपीस तक डोमेस्टिक डेट ग्रो कर चुका हुआ था। तो जिस तरह एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, जो गोल्डन डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, जिसके एंड पर पाकिस्तान को अपने मेजॉरिटी आर्म से ही हाथ धोने पड़े, उसी तरह ये 6.3% ग्रोथ रेट वाली डेकेड के बाद पाकिस्तान इतने बुरे इकोनॉमिक हालात में जकड़ा जा चुका हुआ था कि सिर्फ इसी डोमेस्टिक डेट के ऊपर उन्हें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, आने वाली गवर्नमेंट्स को जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करनी होती थी, उसकी वजह से हमारे बजट के मैसिव डेफिसिट्स आए। 90s में आप लोगों को पता है कि 90s में डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया गया था। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था कि डेमोक्रेसी को एक बीमारी की तरह, एक वायरस की तरह एक हद से ना बढ़ने दिया जाए। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डेमोक्रेसी को अलाउ किया गया था, एक हद तक डेमोक्रेसी बढ़े। लेकिन द फैक्ट इज कि जो 80s की इकोनॉमिक ब्लंडरिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं
वो उन हुकूमतों ने झेले जो 90s में आई थी। तो 90s को जब हम देखते हैं तो 90s के लिए हमें क्या नजर आता है? इट वाज द ईरा ऑफ डेट क्राइसिस। The era of debt crisis। तो हमें एक सबसे पहले नजर आता है कि जैसे ही हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट, अब जब हमने 80s में देखा कि जीडीपी जो है 6.3 पे मेंटेन हो रहा है, और ये भी हमने देख लिया कि उस जीडीपी की कोई